बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा दिन की पूरी खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5 और मैं हूं सलमान कियानी। बहुत से अहम मामलात पर बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने गैर मियारी स्टंट्स के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेंट्रल ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड का 2 रोजा इजलास हुआ। इजलास में 50 नई कंपनीज के स्टंट्स की रजिस्ट्रेशन का जायजा लिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 31 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मौखर कर दी। 50 नई अद्वियासाज कंपनियों में से सिर्फ 19 ही मयार पर पूरा उतर सकी। इसके साथ साथ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऐसी कंपनियों को एक और मौका देने का फैसला भी किया है। इन कंपनियों के केसेस का जायजा लेने के लिए 19 फरवरी को दोबारा रजिस्ट्रेशन बोर्ड का इजलास तलब कर लिया गया है। पहले मरहले में 13 कंपनियों के स्टंट्स की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी गई है, जबकि दूसरे मरहले में 6 कंपनीज को रजिस्टर किया जाएगा। इसी हवाले से ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो जानेंगे हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी से। टिका खान सानी, इस तमाम तर इजलास की कार्रवाई के हवाले से जी बिल्कुल, ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस 2 रोजा इजलास था जिसमें बाकायदा तौर पे उन तमाम कंपनियों के केसेस का जायजा लिया गया जिन कंपनियों ने स्टंट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा था। इसमें खास तौर पे ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो फार्मा ब्यूरो से ताल्लुक रखती हैं, यानी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और कुछ लोकल्स भी थी जिन्होंने स्टंट्स के लिए अप्लाई किया। चूंकि ये बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं स्टंट्स, इसलिए इन कंपनियों के तमाम लवाजमात जो थे वो भी देखना थे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को और पूरे बोर्ड को। साथ ही कुछ पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी देखनी थी, इनके मयार का भी जायजा लेना था। तो यूं 2 रोजा इजलास में उन 50 कंपनियों के मयार का जायजा लिया गया, जिसमें से सिर्फ 19 कंपनियों की जो है वो रजिस्ट्रेशन हो सकी। इससे पहले 24 जनवरी को जो इजलास हुआ था उसमें सिर्फ 13 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की गई आउट ऑफ 50, उनको इंडोर्स किया गया। उनको दोबारा मौका देने के लिए ये इजलास जो था 6 और 7 फरवरी को बुलाया गया। इस इजलास में सीनियर मेंबर्स थे, टेक्निकल मेंबर्स थे और तमाम स्टेक होल्डर्स थे। उस दौरान जब जायजा लिया गया तो 19 कंपनियां टोटल जो है, 13 तो वो थी जिनको पहले रजिस्ट्रेशन दी गई थी, उनको भी इंडोर्स किया गया और मजीद 6 कंपनियों जो है वो मयार पूरा कर सकी और बाकी जो 31 कंपनियां हैं इनका केस जो है वो टेफर कर दिया गया, ताकि इनके लवाजमात पूरे करने के लिए इनको कहा गया कि दोबारा कभी आप अप्लाई करें। लेकिन जब इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, मयार पर पूरा नहीं उतरा, तो दोबारा फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ये केस किया और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने ये केस रखा गया। तो अच्छा, टिका खान सानी, ये भी बताइएगा जो मयार सामने रखा गया है वो क्या है? क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाया गया है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को तो अपनाया गया है। खास तौर पे रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो अभी मुकम्मल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त हदायत है। जो ही ये 92 न्यूज ने गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स का मामला उठाया तो सबसे पहला जो बड़ा स्टेप लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को, कि मयार तय करें। अभी तक चूंकि इनकी डिवाइस पॉलिसी अभी तक तैयार नहीं की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, तो स्टंट की रजिस्ट्रेशन का मयार चेक करने का जो तरीकाकार है वो बहुत ही मुख्तलिफ था। लेकिन जो अभी दस्तावेजात अवेलेबल थी उसके तहत इनको कहा गया कि आप वो प्रोवाइड करें ताकि आपका जायजा लिया जा सके। तो दस्तावेजात भी पूरी नहीं थी इन कंपनियों के पास। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए तो अप्लाई कर रखा था लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे ना। अच्छा, टिका खान सानी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीईओ ड्रैप डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके। डॉक्टर साहब, जब जायजा लिया गया इन 50 कंपनीज के हवाले से उनकी दस्तावेजात का, तो उनमें से बेशतर जो थी वो क्वालिफाई ही ना कर पाई, सिर्फ 19 को रजिस्टर किया गया है। क्या मजीद बताएंगे इस हवाले से? क्या स्टैंडर्ड सेट किया गया है? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसके अंदर ये बात काफी अरसे से थी कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने हमें एप्लीकेशन तो दे दी, लेकिन हर एप्लीकेंट को अपना जो मैन्युफैक्चरर है उससे एक अथोराइजेशन लेटर लेना होता है कि ये पाकिस्तान में उनके नुमाइंदे हैं, अथोराइज्ड और लीगल एजेंट है, जिसको हम कहते हैं सोल एजेंसी एग्रीमेंट का। अब इन्होंने एप्लीकेशन तो दे दी, मैन्युफैक्चरर से गालिबन ऐसा लगता है कि पूछे बगैर। तो इस तरीके से 15-16 तो सिर्फ इस टाइप की एप्लीकेशन निकली हैं कि जिनके अंदर वो कागज आज तक वो 2011 और 12 से जमा थे लेकिन वो नहीं दे सकते। और इसी तरीके से जब ये कंपनियां उनको अपने साथ एग्रीमेंट करती हैं तो इनको पूरा वो रजिस्ट्रेशन का डोजियर देती है और वो डोजियर यहाँ पे जमा कराया जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, क्वालिटी, सेफ्टी और के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन होती हैं।
तो ये डॉक्टर साहब, जब अभी तक उनको नहीं दी जा सकी। जी डॉक्टर साहब, ये मयार तो अब सेट किया जा रहा है, इससे पहले क्या मयार था जब नहीं, लोगों को ये लगाए जा रहे थे स्टार्ट? यही नहीं, यही तरीकेकार है। ये जो 55 जो सक्सेसफुल एप्लीकेशंस थी, उन सबको इसी तरीके से, इसी तरीकेकार के तहत रजिस्ट्रेशन दी गई है। और उसमें हमारे पास कोई 2011 से लेके ये आज तक जो है वो तकरीबन 55 डिफरेंट तरह के, और ये सारे मशहूर और वर्ल्ड स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं। यूएसए के हैं, यूरोप के हैं, जापान के हैं, और इसी को इसी तरीकेकार से दिया गया। अब हमने थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट एक थी कि जी इनको और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए तो उसके अंदर एक जो हमारी अभी रिसेंट मीटिंग भी, उसमें एक ये रिलैक्सेशन दी गई है कि ये जो ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है कि वो लीगलाइज और नोटराइज कराने जाते हैं, और पाकिस्तान एम्बेसी की अटेस्टेशन भी उसके ऊपर होती है, उसकी वजह से टाइम लगता है। तो अगर इनको हम तेजी से स्पीडी, जैसे हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्पीडी प्रोसेस करें, तो अब उनको ये रिलैक्सेशन दी गई है कि ये जो अटेस्टेशन और लीगलाइजेशन है ये हमें बाद में करके दे दें, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फौरी तौर पे जमा करा दें। तो हम इनको जो है वो एक 2 महीने से लेके 6 महीने तक इनको पीरियड दिया जाएगा कि ये बाकी फिर नोटराइजेशन, लीगलाइजेशन और एम्बेसी अटेस्टेशन करा के जमा करा दें। लेकिन डॉक्टर साहब, स्पीड अप किया गया है। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम टिक्का खान है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि ये जो 19 और 20 फरवरी को मीटिंग रखी गई है, क्या इन 31 कंपनियों को दोबारा मौका दिया गया है कि ये दोबारा अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं? अब हाँ, इनको एक आखिरी मौका दिया गया है कि इनको एज सच रिजेक्शन से पहले एक और मौका दिया जा रहा है कि इनके पास अभी 2 वीक्स और हैं। अगर इनके पास वाकईतन ऐसे डॉक्यूमेंट हैं तो ये उनको जमा करा दें। तो हम उनको दोबारा एक अर्जेंट मीटिंग कर रहे हैं जिनके अंदर इनको कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक और मौका देना चाहते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें ये लगता है कि 50 में से सिर्फ 19 कंपनी ही मयार पर उतरी हैं, तो क्या इनसे पहले यही वाली कंपनीज भी स्टंट फ्राहम कर रही थीं और इसी तरह से तवातुर के साथ गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स फ्राहम किए जा रहे थे? इस हवाले से चूंकि मालूमात हमारे पास ये FIA की इन्वेस्टिगेशन के तहत भी सामने आई हैं, और उसके बाद फिर हमने भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और जिसने जाके इन सारे जितने भी हमारे बड़े शहर हैं उन सब का दौरा किया, ना सिर्फ लाहौर बल्कि। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त सायरा अफजल तारड़, वजीर नेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सायरा अफजल तारड़ साहिबा आपके वक्त का। जानना चाहेंगे कि अब मयार सेट किया जा रहा है इन स्टंट्स के हवाले से, और इस मयार पर 50 में से सिर्फ 19 कंपनियां ही पूरा उतर सकी हैं, बकाया तमाम कंपनीज जो हैं वो अब रजिस्टर्ड नहीं हो सकी। क्या मजीद बताएंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, बात ये है कि 55 कंपनियां पहले से रजिस्टर हुई थी जी। और चीफ जस्टिस साहब की भी ऑब्जर्वेशन थी और लोगों का भी ख्याल था कि शायद ड्रैफ्ट जान के नहीं करती, लेकिन जाहिर है एक हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम किसी भी कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो जाहिर है एक तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, और उनको आपको वो पूरा जब तक ना हो वो नहीं हो सकता। फिर दूसरा ये है कि इस दफा जो क्राइटेरिया और जो हमारा रजिस्ट्रेशन बोर्ड है ना, उससे पहले भी हमने एवेल्युएशन कमेटीज बनाई हैं जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो पहले उनको करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बोर्ड में हर स्पेशलिटी का बंदा नहीं है। तो वी आर मेकिंग आवर बेस्ट कि हम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करें और उनको स्टैंडर्ड्स के साथ करें, क्योंकि अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो सेहत है ना वो अब पंजाब हुकूमत कर रही है, बाकी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। अच्छा सायरा साहबा, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर 50 में से सिर्फ 19 कंपनीज मयार पर उतर सकी हैं, तो इनमें से बहुत सारी कंपनीज इससे पहले भी स्टंट्स फराहम करती रही हैं, तो उन्होंने जो स्टंट्स फराहम किए तो उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। देखिए नहीं, उस वक्त जब उनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी तो वो उनके जो डॉक्यूमेंटेशन थी या जो भी उन्होंने प्रोवाइड की चीजें, उनको भी बड़ा चांस मतलब किया हमने। और ये मेडिकल डिवाइसेस एक नया शोबा है, ये पहले रेगुलेट नहीं होती थी। हमने ही पिछले साल मेहनत करके 55 को किया, और अगर उनमें से कोई अभी देखेंगे यहाँ मैन्युफैक्चर तो नहीं होते ना, ये आप सारे इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद जो उसकी ऑथेंटिसिटी है वो कहाँ से लेके आते हैं, किधर। तो जितना कुछ ह्यूमनली पॉसिबल है वो सारी चीजें हम देखते हैं। अगर किसी की शिकायत आएगी या जब वो रिव्यू करवाने लगेंगे तो तब हम उन चीजों को देखेंगे।
अच्छा, सारा साहब ये भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड का भी काफ़ी चर्चा रहा, कुछ इस हवाले से भी हमें क्लियर कीजिएगा कि अब तो बहुत सारे स्टंट्स जो थे इस हवाले से जो अब रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें बहुत से स्टंट्स अब गैर मयारी साबित हुए हैं, तो गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड का भी थोड़ा सा हमें क्लियर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इससे पहले एक बहस चली थी कि बहुत सारे स्टंट्स गैर मयारी हैं, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से कहा गया वो गैर मयारी नहीं, गैर रजिस्टर्ड हैं। और अब जब ये कंपनीज ने रजिस्टर करवाया, मेरी ये गुजारिश है जी, इशू क्या था? इशू ये था कि 55 कंपनीज रजिस्टर हुई थी जी। अब ये तो असूली तौर पे ये चाहिए ना कि जितने भी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जितने भी पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं जहाँ ये स्टंट्स डलते हैं या प्राइवेट, वो उन्हीं कंपनी से लेते जो रजिस्टर्ड हैं। 55 कंपनियां कम नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे इदारों में हुआ। और ये मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि जरूरी नहीं कि वो गैर मयारी हों, लेकिन ज़ाहिर मुल्क का एक कानून है और बहुत सारी कंपनी से ये जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये जहाँ ऑपरेशन होते हैं या मेडिकल ये जो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, ये खुद करते हैं और उनके साथ वो बल्क में लेते हैं चीज़ें, उनको वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाती हैं। लेकिन चाहे वो जितने भी मयारी हों, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि शायद वो जो हमने रजिस्टर किए हैं उससे बेहतर मयार की हूँ, क्योंकि हमारे लिए प्राइस भी बहुत बड़ा इशू है ना। मतलब अगर कल एक दवाई है, अगर चाइनीज स्टंट है वो सस्ता होगा और ये नहीं होगा कि वो गैर मयारी होगा, लेकिन हो सकता है कि वो अमेरिकन या जर्मन उससे महंगा और क्वालिटी में वाकई बेहतर हो। अब हमसे ये भी सवाल किया जाता है जी कि एक ही चीज की आपने दो कीमतें क्यों रखी हुई हैं? तो जो हमने जिनको रजिस्टर करना है हमने उनको करना है, फिर हमने उनको प्राइस देनी है और हमने वही प्राइस देनी है जो हम किसी एक को देते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सायरा अफजल तारड़, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। डॉक्टर मोहम्मद असलम, आपने भी हमें ज्वाइन, शुक्रिया आपका। इसके अलावा टिका खान सानी थे, इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। अब बात करेंगे शहर कायद की, जहां सिंध भर से आई नर्सेस का एहतजाज तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया था और आज मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो जानेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रेंद से। इब्राहिम रेंद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? जी हाँ, देखें गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो नर्सेज जो हैं वो सरापा एहतजाज थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा जा रहा है कि इनके मुज़ाकरा जो है कामयाब हो गए। आज जो सेक्रेटरी सेहत हैं डॉक्टर फजल पीछो उन्होंने 6 रुकनी नर्सेज के वफद को अपने सिंध सेक्रेटरीट में बुलाया था, जहां पर उनके मुज़ाकरात अब कामयाब हो गए। लेकिन जो वफद गया था वो अभी ताहाल वापस नहीं आया। वो जैसे ही वफद वापस आता है तो उसके बाद पता चलेगा कि उनके क्या मुतालबात माने गए और कौन से बाकी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो नर्सेज एहतजाज कर रही थी उनकी यही डिमांड थी कि उनके प्रमोशन किए जाएँ, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, उनका वजीफ़ा बढ़ाया जाए, उनको अगले ग्रेड में तरक्की दी जाए और रिस्क अलाउंस दिया जाए और हेल्थ अलाउंस दिया जाए, जबकि दीगर मुतालबात भी शामिल थे। इन नर्सेज का यही मुतालबा था कि जिस तरह दीगर सूबों में नर्सेज की तनख्वाहें ज़्यादा हैं, उनको मराद ज़्यादा हैं, इसी तरह इनकी भी मराद दी जाए ताकि ये जो एहतजाज है ख़त्म करके दोबारा जाके मरीजों की खिदमत करें और वहाँ पे जाके खिदमत सर अंजाम दें। सिंध भर के अस्पतालों में जो है रोज़ाना की बुनियादों पर 3 रोज़ से जो है वो एहतजाज जारी है। ओपीडीज़ बंद हैं, वार्ड बंद हैं, तमाम शोबाजात को बंद कर दिया गया। सिर्फ आईसीयू और इमरजेंसी की जो सर्विस है वो सिर्फ बहाल रखी गई थी, जबकि अब सूरत हाल ये हो गई थी गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान कि अस्पताल में आने वाले तशवीशनाक बीमारी में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों को दाखिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो दाखिल तो कर लिया जाता है। इब्राहिम रेंद, आपने हमें तफसीली आगाह किया और हम भी दुआ गो हैं कि कामयाब हों ताकि वहाँ पर मौजूद मरीजों की मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। मज़ीद खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। मेरे हिस्से में किताबें ना खिलौने आए, ख्वाहिश रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। जी हां, पढ़ाई की उम्र में काम करने वाले बच्चों का पाकिस्तान में कोई
कोई पुरसाने हाल नहीं दिखाई देता। चाइल्ड लेबर पर कंट्रोल के हुकूमती बुलंदो-बांग दावे सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जहां नन्ही तैयबा पर तशद्दुद का केस देखने में आया, वहीं दूसरी तरफ दरिया खान जैसे छोटे शहर में ईंटों के भट्टों पर कमसिन बच्चों से मजदूरी कराने का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत जहां इन मासूम फूलों के बचपन से आंख मचोली खेल रही है, वहीं इंसानी हकूक की तंजीमें भी चाइल्ड लेबर जैसे मसले पर खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। दरिया खान से पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे रिपोर्टर वजीउल्लाह खान से। वजीउल्लाह, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इन मासूमों से कब से सख्त मुशीकत की है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कमसिन बच्चों की मुशक्कत के हवाले से तो हुकूमती सतह पर बुलंद दावे तो जरूर किए जाते हैं और इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं वो भी अपना किरदार अदा करने के हवाले से पुरजोश नजर आती हैं, मगर ऐसे ही कुछ वाकयात जब सामने आते हैं तो दावों की हकीकत भी आश्कार हो जाती है। और यही वजह है कि तलीम के जेवर से आरास्ता होने की बजाय ईंटों के भट्टों के अलावा चौक चौराहों, लारी अड्डों और मुख्तलिफ होटलों पर भी काम करते नजर आते हैं और कमसिन और मासूम बच्चों से मेहनत तल्ब और मुशक्कत तल्ब काम लेने वजीउल्लाह खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सूफी, सरबराह स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। सलमान साहब, दावे किए जा रहे हैं, वजीर आला की जानिब से नोटिस पे नोटिस लिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तब्दील होती नजर नहीं आती। एक दफा फिर से यह वाकया सामने आया है, भट्टे पर बच्चों से मुशक्कत ली जा रही है। क्या कहेंगे, कब इनका मुकद्दर बदलेगा? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दावे नहीं हैं। हमने वज़ीर आला पंजाब ने लास्ट ईयर 2 बिल पास करवाए थे इसी सिलसिले में, जो कि चाइल्ड लेबर और ख़ास तौर पे जो भट्टों पे मजदूरी करते हैं उनके मुतालिक, और उसमें हमने सिर्फ दावे नहीं किए, इसमें 5.16 बिलियन रुपीस भी अब तक खर्च किए हैं जो एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड अनबॉन्डेड लेबर के ऊपर। इसके अलावा चाइल्ड जो हमारे जो 200 से ज़्यादा नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें अब तक 5,821 बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और उससे ज़्यादा हम इस प्रोग्राम को पूरे पंजाब में फैला रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपकी ये बात ठीक है कि इनका जो सिचुएशन जो पूरी सोसाइटी का वो कब बदलेगा, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक बहुत देर का दरीना मसला है, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट की विल की बात है तो वो हमारे एक्शन से वो जो विल है वो जाहिर हो रही है, और वज़ीर आला पंजाब का ये पूरी कोशिश है कि वो इंशाअल्लाह ताला इस पूरे मसले को ख़त्म करवाएं, और ताकि जो बच्चे जो वो पढ़ सकें, क्योंकि इनमें से कई बच्चे जो हैं वो कोई आइंस्टाइन है, कोई डॉक्टर अब्दुल सलाम है, कोई बन सकता है, यानी कि हमने इनकी जो पोटेंशियल है उसको आज तक कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। और वज़ीर आला पंजाब जिस तरह एजुकेशन के ऊपर जिस तरह फोकस्ड हैं, उनका सबसे बड़ा गोल ही है। बात वहीं पर आ जाती है कि इन्फोर्समेंट की बात है, बिल पास हो गए, उनकी इन्फोर्समेंट कब होगी? मालिकान के खिलाफ कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई जाती? जी, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि एनफोर्समेंट हो रही है, क्योंकि हमने जो इस पे जो 5.16 बिलियन रुपीस जो खर्च हुए हैं वो एनफोर्समेंट के ऊपर हुए हैं, और 5,821 बच्चे तो वो हैं जो सिर्फ ये 4 सेंटर्स में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा ये सेंटर्स जो हैं वो हम मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पंजाब इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस और इसमें पॉपुलेशन वाइज, तो इसमें आप जब जाते हैं और आपने पूरी जगह पे उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये बिल पिछले साल पास हुए थे, और पिछले साल के अरसे में ही नजर आ रहा है कि इस तमाम जो आपने इकदाम किए हैं इनमें वक्त लग रहा है, इनको रोकने के लिए, तेज करने के लिए कोई ना कोई हल तो होगा। जी बिल्कुल, हमने इसको रैपिड ही किया है। ये सिर्फ मैं वही अर्ज करने लगा था कि जो बिल जब पास हुआ था ना पिछले साल, तो उससे लेकर दिसंबर तक, सिर्फ दिसंबर तक 4 से 5 महीने के अरसे में ही ये 6,000 बच्चे जो है हमने रिकवर करवाए, और उसके बाद हम इन सेंटर्स को पूरे पंजाब में फैला रहे हैं। लेकिन जहां तक जो आपकी बात जो आपने पॉइंट आउट किया, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग ये पॉइंट आउट करते हैं, ताकि इससे हमें भी इस्लाह का मौका मिलता है कि इसमें जो हमारे चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन जो वेलफेयर ब्यूरो है वो भी पुलिस के साथ मिलकर काफ़ी एक्टिव है, और हम इस चीज़ को 100% जो है वो फुली फोर्स के साथ फॉलो थ्रू कर रहे हैं, और इसमें आपको और भी एक्शन जो है वो इंशाअल्लाह इस साल नजर आएगा। अच्छा सलमान साहब, बात फिर अगर आती है, ये तो सिर्फ एक भट्टे की हद तक अगर बात देखी जाए तो महदूद नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर आपको इर्द गिर्द बच्चे नजर आते हैं, मुख्तलिफ होटल्स पे काम करते नजर आते हैं, वो भी तो चाइल्ड लेबर के जुमरे में आते हैं। उनके हवाले से भी आपको इकदाम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इसमें मैं बल्कि बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा नासूर है जो कि हमारे माशरे में जिस तरह कैंसर है उस तरह है, और हमारी सोसाइटी में हमारे जैसे ही लोग हैं वो इन लोगों को, इन बच्चों को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं, और उसका बहाना हमेशा ये मिलता है कि उनके माँ बाप को पैसों की ज़रूरत है। तो हम इसमें कैंपेन भी स्टार्ट कर रहे हैं, और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ब्यूरो है उन्होंने बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं पंजाब पुलिस के ताउन से, जिसमें ये खासतौर पर लारी अड्डे के जो एरियाज़ हैं, जो मुख्तलिफ होटल्स हैं, वहाँ से बच्चों को ना सिर्फ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन
एक्सप्लॉयटेशन से बचाया है, बल्कि बॉन्डेड लेबर से भी उनको आज़ाद करवाया है। तो और हम इसके लिए इनको ज़्यादा तशहीर नहीं करते, क्योंकि हम ये जानना चाहते होते हैं कि अक्सर ये काम इनके पीछे कौन लोग हैं, और उन तक पहुंचने के लिए फिर उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है। और इंशाल्लाह ताला हम ये विद इन 1 और 2 मंथ्स ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जो सबा सादिक हेड करती हैं, वो इन फिगर्स को पब्लिक भी करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सलमान साहब ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो चंद एक इदारे हैं यकीनन नाकाफ़ी नज़र आते हैं कि जो इन बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़े लेवल पर कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, बहुत बड़े लेवल पर इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? इस हवाले से कब इक़दाम किए जाएंगे? जी, आपका वैलिड पॉइंट है। देखें, हमने वी हैव बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, और उसमें हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने जिस तरह अमेजिंगली काम किया 1-2 साल में, वो इट्स रियली मार्वलस कि उन्होंने एक काम को जीरो से स्टार्ट किया और उसको लेके गए। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि इसको पूरे पंजाब में फैलाने की ज़रूरत है, और जो हम फैला रहे हैं, और इसमें जो एक्शन आइटम्स हैं हमारी, जो इस साल की जो प्रायोरिटीज़ हैं 2017 की, उसमें ये चीज़ शामिल है कि ये एक्शन जो है बाकायदा होता भी नज़र आए, और इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स हमारे जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारा मीडिया पार्टनर है, उसके साथ मिलकर ये कैंपेन को फैलाया जाए, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के हम ड्रामे इंट्रोड्यूस करवाएं, जो कि लोगों को पता चले कि ये कितना बड़ा एक नासूर है, और इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, और उसमें आपको सजा भी होगी कि अगर आप किसी बच्चे को एम्प्लॉय करेंगे, चाहे वो अपने घर में रखा हो। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान सूफी, सरबराह स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट हमारे साथ थे। करते हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर ना लगे और उनके लिए अमली इकदाम किए जाएं। फिलवक्त बात करेंगे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 147 रन से शिकस्त देकर मुसलसल 9वीं कामयाबी हासिल कर ली है। रियासत खान ने सेंचुरी स्कोर की। भारत में जारी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट्स पर 321 रन बनाए। रियासत खान ने 114, मतीउल्लाह ने 80 और निसार अली ने 78 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 174 के स्कोर पर आउट हो गई। पाकिस्तान के इदरीस सलीम ने 3 विकेट्स हासिल की। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का आगाज कल से होगा। कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा, जबकि पाकिस्तान हफ्ते को इंग्लैंड के से मद्दे मुकाबिल होगा। इस तमाम तर कामयाबी के हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद रियाज, बसारत से महरूम खिलाड़ियों की कामयाबी यकीनन आंखों वालों की आंखें खोलने के लिए काफी है। जी, यकीनन बिल्कुल बसारत से महरूम जो ये पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, इनकी जो कामयाबी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कम से कम आंखें खोलने के लिए काफी है। आज भी दुबई में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े लोग जमा है, और उन्होंने जो सरफराज के ऊपर जो है T20 के बाद वनडे की कप्तानी दी है। लेकिन अगर इनको वाकई किसी से सबक सीखना है तो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, जिन्होंने 13 सीरीज में से 11 सीरीज जीती है, और जो मुतवातर 5 साल तक नाकाबिले शिकस्त रहे। 3 ब्लाइंड वर्ल्ड कप के तीनों की फाइनल तक रसाई जीती है। 2 वर्ल्ड कप की फातेह है। 5 साल तक नाकाबिले शिकस्त रहे, और जबकि मोहम्मद जमील और दीगर जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए। इस T20 वर्ल्ड कप की भी अगर बात करें तो जो कि भारत में हो रहा है, तो इसमें पाकिस्तान ने भारत को, श्रीलंका। महमूद रियाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त इंडिया से ज्वाइन किया है पाकिस्तान ब्लाइंड काउंसिल के चेयरमैन सुल्तान शाह साहब ने। बहुत शुक्रिया सुल्तान शाह साहब। सबसे पहले तो मुबारकबाद देने जाएंगे, इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है ब्लाइंड क्रिकेट टीम की जानिब से। क्या आप मजीद बताएंगे? खैर मुबारक जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इल्म में है, जैसा अभी रियाज साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है इसकी हमेशा कारकर्दगी बहुत लाजवाब होती है, और पिछला T20 जो 2012 में था वो भी इसी तरह बहुत अच्छा हम खेले थे। बदकिस्मती से फाइनल हम हार गए, लेकिन इस दफा लड़कों का मोराल बहुत हाई है, और इंशाल्लाह परसों इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल है। आज भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त तरीके से हराया है, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और पूरी तवज्जो खेल के ऊपर मरकूज है, और तमाम टीम मुत्तहिद होकर, टीम मैनेजमेंट, कोचेज, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है इस दफा फाइनल जीतने की इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या नुस्खा है इस कामयाबी का, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक भी ये नुस्खा पहुंच जाए और बाकी टीम्स भी इसी तरह से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करें? टीम की सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और खास तौर पे जब आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो मिसाली माना जाता है, और यही वजह है कि हमारे कोचेज, आप फील्ड में होगा कि पाकिस्तान के कोचेज जो हैं वो पूरे मुल्क जाकर ट्रेनिंग देते हैं। हमने नेपाल, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमारे कोचेज ने वहाँ की टीम्स को ट्रेंड किया है।
और हमारा डोमेस्टिक इतना ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे 10-12 साल के टूर्नामेंट होते हैं और वहीं से लड़के ऊपर आते हैं। ग्रास रूट लेवल पे हमने बहुत काम किया है ब्लाइंड क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है कि जी ब्लाइंड क्रिकेट अगर आपने खेलनी है, सीखनी है तो पाकिस्तान से सीखें। मैनेजमेंट अगर ब्लाइंड क्रिकेट की आपने सीखनी है तो पाकिस्तान से सीखें। 4 साल तक मैं बिला मुकाबला वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट रहा, और अभी हाल ही में मैंने ये छोड़ा और ताकि हम अपने डोमेस्टिक पे और पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट पूरी दुनिया में एक अच्छा मैच है पाकिस्तान। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि अब सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल, क्या मोरल है टीम का, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान से बहुत कम मैच जीता है। 2 दफा जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया था तो वहां पे एक मैच ही इंग्लैंड हमसे जीत पाया था, बाकी जो 3 मैच थे वो पाकिस्तान ने जीते थे। और शारजा में भी जो इंग्लैंड सीरीज हुई वो भी इसमें पाकिस्तान ने उनको 4-0 से हराया। तो इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे खिलाफ इतना अच्छा नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि सेमीफाइनल तो बहुत आसानी से पाकिस्तान टीम जीतेगी। अच्छा खेल के फाइनल में मुकाबला बहुत कांटे का होगा, क्योंकि भारत हमारा रिवायती हरीफ है और भारत के साथ भारत में खेलना ये एक बहुत बड़ा खिलाड़ियों के लिए इम्तहान होता है। और ज़ाहिर है जहाँ पे क्राउड भी उनको लोकल उसकी सपोर्ट भी हासिल होगी। लेकिन लीग मैच में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को नॉकआउट किया है दिल्ली के मैच में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फाइनल में भी इसी तरह से परफॉर्म करेंगे लड़के, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान के लिए ये T20 वर्ल्ड कप जो है वो जी हमारी टीम अच्छा जीतेगी। ये भी बताइएगा सुल्तान शाह साहब, यकीनन आपकी कामयाबी जो है कोई उसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती। जानना चाहेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई अच्छी सजेशंस दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो क्या सजेशंस देंगे ताकि वो अपना स्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकें? सर, सबसे बुनियादी चीज पूरी दुनिया में अगर आप देख लें, क्रिकेट की प्रमोशन, क्रिकेट की क्वालिटी को बुलंद करने के लिए किया जाता है तो डोमेस्टिक पर काम किया जाता है। जितना एक थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती भी है कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही और हमारे लड़के जी ठीक, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ब्लाइंड काउंसिल के चेयरमैन सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद थे, इंडिया से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, जबकि महमूद रियाज हमारे रिपोर्टर भी मौजूद थे। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे कि आज के इस तरक्की के दौर में जहालत की एक और मिसाल देखने में आई है। डीजे खान के इलाके सज्जादाबाद में जहां जाली पीर से बीमारी का इलाज कराने पर सुरैया नामी खातून जान की बाजी हार गई है। पुलिस के मुताबिक खातून जाली पीर से जिन निकलवाने आई, उसने खातून को सर पर डंडे मार मार कर जख्मी कर दिया। सुरैया को शदीद जख्मी हालत में ज़लई अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी, जबकि जाली पीर उसका साथी वाक़े के बाद फरार हो गया और पुलिस उनकी तलाश में अब सरगर्दा है और जल्द पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर सद्दाकत। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि मरीख पर अब इंसान बसेगा, दूसरी जानिब इस किस्म के जाहिल आमलों की तरफ लोगों का रुझान देखने में आ रहा है, क्या अवामिल हैं हमारे मुआशरे में इसके पीछे? इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि आज के जदीद साइंटिफिक ज़माने में भी हमारे मुआशरे में सैकड़ों लोग रोज़ाना इन जाली आमलों के तशद्दुद को सहते हैं, जो कि इस बुनियाद पर होता है कि वो तशद्दुद वो इंसान पे नहीं कर रहे, उस पे आए हुए जिन पर करते हैं, या उसके ऊपर जो साया या चुड़ैल होती है तो उस पे तशद्दुद करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा है। असल में नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, किसी इंसान पे कोई जिन नहीं आता, किसी इंसान पे कोई जादू नहीं होता, कोई टूना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये सब झूठ और फ्रॉड है। साइंस कहती है जादू कोई चीज नहीं, ये ट्रिक्स होते हैं जो लोग स्टेज पे दिखाते हैं, लेकिन सचमुच में जादू कोई टूना कोई चीज नहीं होती, कोई जिन भूत नहीं होता। और इंसानों को तशद्दुद का निशाना बनाना जहालत की निशानी है। बहुत आसानी से ऐसे लोगों का इलाज हो सकता है जिनको बारे में ये कहा जाता है कि उनके ऊपर कोई जिन भूत है या साया है या जादू है। एक टीका लगने के बाद आधे घंटे में वो भले चंगे हो जाते हैं। लेकिन लोगों में इतनी सादगी है कि एक तरफ वो सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ वो ज़माने जाहिलियत की बातों को अपने सर पर सवार रखते हैं। लोगों के जहन को चेंज करने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या तब्दीली लानी पड़ेगी? मीडिया बहुत अच्छा रोल कर रहा है। मीडिया ऐसी बातों को जब उठा के सामने लाता है, पहले ये बातें छुपी की छुपी रह जाती थी, लेकिन मीडिया को इन बातों को फॉलो अप भी करना चाहिए कि ऐसे जाली आमिर
आमिल जो होते हैं चंद दिन के बाद वो पुलिस के हत्थे से निकल जाते हैं, वो ब्राइब करके निकल जाते हैं, या वो जाके फिर अपना वही धंधा किसी और जगह शुरू कर लेते हैं। तो गैर कानूनी होना चाहिए ये सब काम, और किसी ना किसी ज़ाब्ते के अंडर होना चाहिए ये सारा काम, कि किसी को किसी की जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत ना मिले। साइंटिफिकली जो चीजें प्रूवन है उनके ऊपर चलने की जरूरत है। हमारी जिंदगी अजीबोगरीब दो अमली का नमूना बनी हुई है, और एक तरफ हम मॉडर्न जिंदगी गुजारते हैं, फिर उसी परतौ में उसी दिन हम बहुत ही पसमानदा जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं, वहमों में फंसे हुए नजर आते हैं और अपने आप को घुटनज़दा माहौल में रखते हैं। मैं एक दफा फिर कहना चाहूंगा कि ये नफसियाती इमराज होते हैं जिसमें लोगों को चीजें नजर आती हैं जिनमें लोग। डॉक्टर साहब, इसके अंदर अगर हम बिल्कुल फोकस्ड होना चाहें तो इस हवाले से आपसे मजीद भी जानेंगे। डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात, और उन्होंने ये बताया का मसाइल ज़्यादातर हमारे नफ्सियात से जुड़े होते हैं। हमारे नफ्सियाती मसाइल जब हम पर गालिब होते हैं तो इसको अमूमी तौर पर जिन्नात का साया समझा जाता है। न्यूज़ एट 5 से आज तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए इश्यूज़ के साथ, नई खबरों के साथ। अल्लाह ने के बाद।